अगला सवाल जो हमारे पास आया ना वो रोहित कुमार जी का है। इनके पास मैम एमएमटीसी के 700 शेयर हैं 70 रुपये के भाव पर, और रिको ऑटो के 200 शेयर हैं 139 के भाव में, कह रहे हैं मैंने लिया है। ये सुबह भी इनका सवाल हमने लिया था। ये कह रहे हैं कि अभी एवरेज यस। किया जा सकता है क्या? अगर आप कहें तो मैं एवरेजिंग कर सकता हूँ। नो नो, अभी नहीं। मुझे याद है 61 60-61 का प्राइस मैं देकर के हूँ पहले से। हम्म, यस, उतना ही होना चाहिए हम्म, एग्जैक्ट। अभी मत एवरेज करिए, दिस इज नॉट द प्राइस टू एवरेज। आप लोग 60-61 के आसपास चाहे तो एड ऑन कर सकते हैं, और ये मूवमेंट जब गोल्ड का वापस से निकलेगा तो ये स्टॉक फिर से भागेंगे। तो पेशेंस रखो और सही भाव पर ही एड ऑन करने की कोशिश करिए, अभी नहीं। और वो थोड़ा सा दूर है, 63 पर ही अभी है। 2-4 दिन के अंदर आया तो आपको 60-61 के आसपास फिर से मिल जाएगा, देयर यू कैन एड ऑन समथिंग। एंड हम्म, दूसरा स्टॉक इन्होंने रिको ऑटो दिया है, जी। जो कि जहां तक मुझे याद आ रहा है एमएमटीसी और रिको एक ही दिन डिस्कस हुए थे दोनों स्टॉक्स। यस, तो ये तो चल भी गया अच्छा ही। बट इसमें भी अभी एडिशन नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सा और वेट करो, 115 आ जाएगा, आ ही जाएगा 115 के आसपास। तो वहां हम्म, पर चाहे तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं, बट नॉट एट 125। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है, तो वहाँ तक के लिए वेट कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा शुभम मेहरोत्रा जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास ग्रेविटा है 1750 रुपये के रेट पर, और के पी ई एल, आई थिंक ये के पी एनर्जी की बात करें, 390 रुपये का इनका प्राइस है। मे बी नो योर व्यूज़ ऑन दी स्टॉक्स, तो दोनों स्टॉक्स पर व्यू चाहिए। एंट्री तो कर रखी है इन्होंने। ये केपीईएल, केपीएल एनर्जी, केपी एनर्जी होगा। हाँ जी। ग्रेविटा इनका 1750 बोला ना इन्होंने। जी। अभी अभी भी वीक है संदीप जी, इसमें अभी फिलहाल रिकवरी नहीं मैं देख पा रही हूँ, मतलब क्यों नहीं आ रही है लेकिन इसमें रिकवरी, जस्ट मेरा ओके। देखिए सेक्टर ठीक है, सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में जरूर है। स्टॉक जो हम्म, वैल्यूएशन डिमांड कर रहा है सेक्टर से लगभग 50% एक्स्ट्रा है। दैट मीन सेक्टर 23 के मल्टीपल्स पर है, और ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 33 के मल्टीपल्स पर है। जबकि इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी कंपनीज और हैं, जैसे कि एनआईएलई हो गया, या फिर आप ले लीजिए सैंड्यूम वगैरह, ये कंपनीज कुछ ऐसी है जो कि कम सस्ते हैं थोड़े से, तो ये एक रीजन है अच्छा, जिसमें कि इसमें प्रॉफिट इसके ना बुकिंग। मैम दो पीयर्स और भी हैं, ये चूंकि रिसाइकलिंग वाला स्टॉक है, ग्रेविटा की अगर आप बात कर रही हैं, तो इसमें पीओसीएल यस। है, और एक अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी जैन रिसाइकलिंग, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग वाली, वो भी देखिए अगर इनको आप बता सकें। अब वैसे तो ग्रेविटा इन्होंने ले रखा है, अभी सोच नहीं रहे हैं, अगर आप शिफ्ट करने की राय दें, अगर स्विच करना है इनको। नहीं तो आप शिफ्ट मत करिए, और ना ही आप प्रॉफिट बुकिंग भी मत करिए, लेकिन बात सिर्फ इतना सही है कि ये थोड़ा सा महंगा है। तो हम्म, अगर आप समय दे सकते होंगे, पहले आप समझ लीजिए कि ये कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद आप समय देने की हम बात करेंगे। अभी ये 1620 के आसपास में आया है, लाइकली है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही लाइकली है कि ये 1500 और आ जाए। तो वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक चलेंगे, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं चलेगा। बहुत गिनी चुनी कंपनीज जो रिसाइकलिंग बिजनेस में, इंडस्ट्री में काम करती है, एंड डिमांड इज ह्यूज। तो इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए आप इन स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया जो है इनके साथ आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तभी पैसा बन पाएगा। तो फिलहाल हम्म, 1622 के आसपास में है। 1500 से पहले नो एवरेजिंग, और एग्जिट करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू गिव सम टाइम टू दिस, दैट्स ऑल। और जैन रिसोर्सेज जो भी थोड़े दिन पहले ही लिस्ट हुई थी कंपनी, इसमें भी अभी 393 के आसपास में है। यहाँ पर चाहे तो एक छोटा ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं, विच विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप 340 के एसएल स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर एक टारगेट देख सकते हैं 435 से लेकर के लगभग 470 का, बट ट्राई टू कीप एक्सपोजर लिमिटेड। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। और केपी एनर्जी को लेकर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? केपी एनर्जी में निकलने की जरूरत नहीं है। देखिए फिलहाल एनर्जी के स्टॉक्स जो हैं, यस वी गॉट टू बी सिलेक्टिव, बट एनर्जी के स्टॉक्स जो है, अगर वो वैल्यूएशन पार्ट पर कंफर्ट दे रहे हो, और अगर हम्म, उनके फाइनेंशियल्स ठीक हो, यानी प्रॉफिटेबल कंपनी हो, और पीर से उतने महंगे ना हो, यानी सेक्टर से थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, पीर से ज्यादा सस्त महंगे नहीं होने चाहिए, नजदीक पास ही होने चाहिए, और प्रॉफिट हम्म, हो, तो अगर 3-4 चीजें आपकी मैच हो जाए, और स्टॉक अगर टेक्निकल चार्ट पर भी आपको बहुत गिरा पड़ा, या फिर बहुत दिख रहा है, बहुत ओवरबॉट नहीं दिख रहा है, तो वहां पर आप बने रह सकते हैं। मैन आई एम लुकिंग ऑन केपीएल में, जब मैं ये एस्पेक्ट्स पे इसको देख रही हूँ, तो मुझे ये ठीक ही लग रहा है। देयर इज अ प्रॉफिट इन द कंपनी, सेक्टर के कंपेरेटिवली महंगा नहीं है। अगर आप पीट्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो
कुछ से सस्ता है, कुछ से महँगा, दैट मीन्स मीडियोकर इसकी पोज़ीशन है वहाँ पर, तो ठीक-ठाक है। अभी 320 पर है, जैसे हैं बने रहिए एंड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 305 305 का स्टॉप लॉस ज़रूर रख लीजिएगा एंड इसके अगेंस्ट में कम से कम 380 एंड लगभग 420 का टारगेट आप यहाँ पर देख पाएँगे। तो जैसे हैं फिलहाल इसमें बने रहिए, इसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। मैंने रीज़न दिया है फंडामेंटल, सेक्टर एंड जो फ़ोकस है, सेक्टर का जो थोड़ा शिफ्ट है, इसको लेके चल सकता है। ठीक है, 380 420 लेवल्स के लिए आप इसको होल्ड की, केपी एनर्जी की जहाँ तक बात है। अच्छा, इसके अलावा ब्रेन बीस को आप देखिए, मजेस्टिक टेक के नाम से हमारे ये प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि ब्रेन बीस 2500 शेयर हैं, बाइंग प्राइस है 360 रुपये का। तो क्या इसको मैं होल्ड करूं, एवरेज करने की आप सलाह देंगे या फिर निकल जाएं? मैं इसको ट्रैक नहीं करती हूँ। फर्स्ट क्राई की ही बात कर रहे हैं ना? जी जी। मतलब काफ़ी समय से तो मैंने इसको ट्रैक नहीं किया है संदीप जी। बट हम्म। मैं सिर्फ़ एक टेक्निकल एस्पेक्ट पर ही इसमें व्यू दे पाऊँगी फिलहाल के लिए। ओके, तो इनकी बाइंग कितने की बताया वैसे इन्होंने? 360 रुपये की, ओहो! और 2500 क्वांटिटी है। ऑलराइट। हुँ, तो आप एग्रेसिव एग्ज़िट भी नहीं लेना चाहिए। देखिए ये अभी 271 पर है। एवरेज तो मत करिए। दिस इज़ नॉट समथिंग टू एवरेज, नॉट टू बाय फ्रेश आल्सो। तो हम्म। जैसा है आप 255 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर इसको दे दीजिए इस बार एंड आप इसमें ना धीरे-धीरे ही सही, आप लगभग ₹325 का और 2 ₹360 के टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं, बट फिर भी टाइम बाउंड हो जाइए यहाँ पर। दिस शुड गेट ये टारगेट्स आपको विदिन 3 मंथ्स मिले तो ठीक है, अगर नहीं तो 3 मंथ्स में जो भी आपको मिले आप लेकर के निकलिए ताकि आपको समय मिल जाए उसी फंड्स को दूसरी जगह पर रोटेट करने का। तो पोर्टफोलियो लायक तो नहीं लग रहा, तो इसीलिए टाइम बाउंड हो जाइए और ये जो 2 लेवल्स हैं 325, 360 और 255 इनको याद रखिए, आप आगे होल्ड करके रख सकते हैं। एवरेज मत करिएगा प्लीज़, इट्स नॉट समथिंग टू एवरेज नहीं एवरेज। करना है, ये बात क्लियर है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आप एसीसी और एचडीएफसी बैंक देखिए, माइनिश यानी कि निष्ठा जी ये कह रही हैं कि क्या इन लेवल्स पर इन दोनों स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है, एसीसी और एचडीएफसी बैंक? एसीसी का तो ट्रेड भी था, मैं एक बार चेक करना चाहूँगी संदीप जी कि ये अ, यहीं पर भी दिया है, मतलब सीमेंट स्टॉक्स की जब डिस्कशन आई थी, तो एक हम्म। रैमको सीमेंट था और ये कुछ एसीसी ये कुछ डिस्कस हुआ था। तो 1740 1730 की रेंज में और 1700 ये 3 इस रेंज में रिकमेंडेशन दिया था, 1600 का स्टॉप लॉस था, जो कि हिट नहीं हुआ एंड 1800 का 1850 का पहला टारगेट है, हालाँकि टारगेट्स और बड़े हैं जो कि हिट नहीं हुए। सो व्यू में कोई चेंज नहीं है, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहें 1700 के आस-पास कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। जैगल प्रीपेड ना मैम हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो अच्छा, आपने एचडीएफसी बैंक पे अपनी राय नहीं दी ना? जी, 1 सेकंड, यस। फ्रेश बाइंग के लिहाज से पूछ रही हैं? ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन 80% ही एक्सपोज़र होना चाहिए। जो भी आपको लग रहा है कि आपने एचडीएफसी बैंक के लिए जो रखा है, 80% ही उसमें लगाना चाहिए, बाकी को फिलहाल थोड़ा साइड बाय रखिए, ज़रूरत पड़े तो यूज़ करेंगे और वो हम्म। ज़रूरत आपको पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से 920 के आस-पास। तो फिलहाल अवॉइड नहीं करना है इस ट्रेड को क्योंकि एक पुल बैक मूवमेंट का ट्रेड हो सकता है यहाँ से जो इसको 960 से लेकर के 975 लेके जाए। तो फिलहाल जो भी आपका एक्सपोज़र आपने डिफाइन किया है फॉर एचडीएफसी बैंक, आप इसमें उसको 80% के हिसाब तक आप रख सकते हैं। फर्दर अगर आपको एडिशन करने की ज़रूरत पड़े व्हिच इज़ चांसेस थोड़े से ही है, 920 के आस-पास कर सकते हैं। बट हम्म। कंबाइंडेड स्टॉप लॉस जो होगा इसके लिए वो ₹900 का मेंटेन करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप सेकंड टारगेट के बाद भी चाहें तो, यानी 975-70 के बाद भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ गुड स्टॉक। जब सेक्टर चलेंगे अ, इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ एफआईआईज़। हालाँकि अभी तो बिकवाली हुई है, लेकिन स्टॉक ठीक-ठाक ही है। इसमें कुछ स्टेबल स्टॉक लगता ही है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने पहले जैगल प्रीपेड डिस्कस किया था, जैगल प्रीपेड को लेकर ना नैन्सी जी का सवाल है। अब आप कहेंगे कि दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिया हुआ है 390 रुपये पर, ऊपर के लेवल पर लिया है, और पहले ये कह रही हैं गुड आफ्टरनून, डरना मत। अब डरने की क्या बात है? खैर, ये कह रही हैं कि मैंने 300 पे 90 पे लिया है, शायद इसलिए कह रही हैं कि डरना मत। और अगर 360 तक ही दिख रहा है तो आई कैन एवरेज
ट्रायल साइज ही लिया था। तो इनको दिख रहा है कि शायद ये 360 तक जा रहा है और ये एवरेज करने के बारे में सोच रही हैं। इनका व्यू सही है? अभी देखिए डरना नहीं है। देखिए हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। हो सकता है आपका आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, मुझसे ज़्यादा अच्छा आप उसको चीज़ों को रिस्क आप ले सकती हैं, तो ठीक है। क्योंकि हर किसी का रिस्क एपेटाइट मैं बार-बार बोलती हूँ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल सभी के हैं न्यारे-न्यारे। तो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना ही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आपको लग रहा है ये जाएगा, मतलब अपसाइड की मूवमेंट पुल बैक ट्रेड हो सकता है, बट आई डाउट कि अगर यहाँ से एक सपोर्ट टूटता है व्हिच इज क्लोज सपोर्ट जो इसका है इट्स 285, तो 285 रुपए के स्टॉप लॉस पर ही आपको जो करना है आप करिए। आई मीन या तो आपको एवरेजिंग करनी है तो 285 के नीचे तब भी नहीं रुकना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि इसके बाद इसका पूरा सेटअप जो है वो पूरा बिगड़ जाना है फिर। क्योंकि अगर इसको सपोर्ट लेना है तो इसके नीचे इसको तोड़ना नहीं चाहिए। सो दैट्स द व्यू। और रही बात फिलहाल इसमें एंट्री करे कि नहीं करे, एवरेज करे कि नहीं करे, तो मेरा व्यू तो मैंने शेयर किया है। बाकी अगर आपके फंड्स हैं थोड़े बहुत ऐड ऑन कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप, क्योंकि ये थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है एज़ वी डिस्कस्ड। उनके पास CRAMC यानी कि कैनरा रोबैको AMC भी है। काफ़ी लंबे टाइम से ये सवाल पूछ रही हैं इसको लेकर। शॉर्ट टर्म का टारगेट कौन चाहिए सा उनको। स्टॉक है? कौन सा CRAMC स्टॉक है? कैनरा कैनरा रोबैको AMC। स्क्रीन पर एक बार। ओके, ऑलराइट। और इसमें इनकी बाइंग कितने की है? इतना अच्छा तो चला था ये स्टॉक फिर भी ठीक है। और नहीं, इसमें इनकी बाइंग कितने की है? इनकी बाइंग का प्राइस इन्होंने नहीं बताया। ऑलराइट। जो भी है फिर भी 289 पर है, 280 के नीचे इट शुडंट बी इन एनीवन्स पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ। तो खरीदारी अगर करनी भी है फिर सवाल ये आएगा कि आईपीओ वाला ये 280 का प्राइस जब भी लिस्ट हुआ था 280 के पास ही हुआ था, तो हम्म। इसको आइडियली सपोर्ट तोड़ना नहीं चाहिए। सिंपल आईपीओ में लॉजिक भी आप प्ले करेंगे तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि अगर इसको इसके ऊपर सस्टेन होना है तो सेंटिमेंट्स बरकरार रखने हैं तो 280 शुड बी सस्टेन, शुड बी प्रोटेक्टेड। तो 280 के साथ आप भी रुके रहिए अगर है तो, बाकी इसके नीचे की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग का भी कोई विचार नहीं है। ओके, ठीक है। श्रवण शाह जी ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं और शायद इन्होंने पिछली बार भी आपसे कहा था अंबाला दीदी, आज भी इन्होंने अंबाला दीदी करके एड्रेस किया आपको। कह रहे हैं कि थैंक यू। GMR पावर बता दीजिए, 115 के भाव पर 1000 शेयर हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बस। ओके, 115 पर 1000 शेयर बने रहिए। वेरी गुड। 95 का ही एसएल हम लोग डिस्कस किए थे, थैंक गॉड कि वो नहीं कटा। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें बने रहिए। और आज का जो इसका लो है, आज इस पे आप 100 की ट्रेलिंग पिछली बार 95 का एसएल डिस्कस किया था हम लोगों ने, अभी उसको 100 पर शिफ्ट कर लीजिए। जो भी लोग बाद में भी शो देख रहे हैं, ये इनका सवाल आया लेकिन हो सकता है आप लोग बाद में देखें। तो जो GMR पार के लिए जो स्टॉप लॉस 95 डिस्कस किया गया था, आज की उस पर हम उसको 100 पर उसको ट्रेल करके थोड़ा-सा रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। एंड टारगेट जो डिस्कस किए हैं, मुझे याद है वैसे मैंने 110 बोला था टारगेट, तो वो हो गया। आज तो नहीं हुआ है, बट वो हो जाएगा। तो आप 115 के लिए आप रुक जाइए। आपको इसमें एक प्रॉफिटेबल एग्ज़िट बनने के बहुत चांसेस हैं। और दूसरा टारगेट यहाँ पर 118 पर आप लोग कोशिश करिए कि जो भी लोग इसमें आए हैं, 118 पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज़ पोस्ट दैट देयर इज़ अ पुलबैक एक्सपेक्टेड इन दिस, व्हिच इज़ लाइकली टू अनदर 6-7% कम से कम। ओके, ठीक है। कुलवीर सेखों जी कह रहे हैं सत श्री अकाल सर। KEI इंडस्ट्रीज़ है मैम, इनके पास 2540 रुपये का बाइंग प्राइस है और 100 शेयर हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। अब टाइम फ्रेम क्या है वो तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, क्वांटिटी और प्राइस बताया है। कितनी की बाइंग है 2000? 540 की, 2540। बहुत बढ़िया बाइंग है आपकी। किया इंडस्ट्रीज अभी 4300 पर चल रहा है, सही स्टॉक देख रही हूँ ना मैं? ओके, क्योंकि कई बार इस तरह के जो स्टॉक्स जी। हैं, इस तरह के जो है वो चीजें बहुत कम आती है। एंड ये मुझे इसलिए भी देखना पड़ रहा है एक बार। किया इंडस्ट्रीज मार्च 18 में अपनी रिकमेंडेशन में रहा है और ये यही कुछ ऐसे टारगेट से, मतलब लॉन्ग बैक एक लॉन्ग टर्म पिक के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड हम लोगों ने दिया था मार्च 2024 में, एंड इट वर्कड वेल। तो व्हाटएवर, अगर आप उस वहां से आप हैं तो अभी भी आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा फिर से रुकेगा लेकिन चलेगा।
एंड रही बात कि इसमें हम स्टॉप लॉस क्या रखें, तो प्रॉफिट एंड कैपिटल, प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता है तो कैपिटल ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। तो आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा ना प्रोटेक्ट करने के लिए इतना जरूर कर लें कि 4030 पर 4030 पर अपना ट्रेलिंग लगा करके बैठ जाएं, और कम से कम यहाँ से फर्दर जो टारगेट्स है आराम से 4800 का, किसी को फ्रेश ट्रेड भी करना है तो वो यही लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं, 4800 का और लगभग 5100 का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब 2-4 दिन में, अगले 2-4 दिन में क्या हो सकता है कि आपको ये 4200 से लेकर के 4350 इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे। सो जिनको ये स्विंग ट्रेड भी करना है उनके लिए ये 150-200 पॉइंट की जो रेंज है, इट्स अ बाय जोन। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। मैम, एक सुशील जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सीएसबी बैंक और हाँ मझगांव जी। डॉक लुकिंग गुड इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। तो इनको चार्ट्स पे दिख रहा है कि सीएसबी बैंक और मझगांव डॉक अच्छे दिख रहे हैं, आपका कंफर्मेशन चाह रहे हैं। सीएसबी मुझे तो नहीं लग रहा, आई एम सॉरी, ये 505 पर है। व्हाट आई सी कि ये कम से कम आपको 460 पर आ जाएगा, तो रिस्क ज्यादा है। जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट्स हैं वो जिस समय एंट्री बना रहे हैं उस समय ही रिस्क की प्रोबेबिलिटी इतनी तो नहीं है कि जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट हम देख पा रहे हैं वो ज्यादा हो। तो एक तो हमको परसेंटेज देखना होता है, साथ में प्रोबेबिलिटी भी। सो मेरी नजर में टारगेट से पहले ये 460 वगैरह आ सकता है। सो आई वुड रदर गो कि मैं वेट कर लूं, 504 के पास खरीदने से बेहतर मैं वेट करना पसंद करूंगी, और मैं वही आपको सजेस्ट करूंगी। तो आप फिलहाल वेट कर लीजिए, 460 के आसपास ही आ सकता है। फ्रॉम देयर 500 एंड 550 के आसपास आपके ये दो टारगेट इसमें बन जाएंगे, बट करंट प्राइस पर बाय सजेस्टेड नहीं है। अनदर 10% डिस्काउंट शुड बी देयर। ठीक है, दूसरा स्टॉक दूसरा स्टॉक मझगांव इन्होंने डॉक। बताया है कौन सी? मजगांव। ऑल राइट, विच इज एट 2500 नाउ, क्लोज टू 2500। तो यहाँ पर आप एक बार को एक मौका तलाश सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप सिर्फ बजट बाउंड होकर के, यानी अपकमिंग बजट इवेंट बाउंड होकर के अगर आप इसको देख रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद दी सपोर्ट लेवल, जो कि 2350 के नीचे आपको ये स्टॉक नहीं रखना चाहिए। जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट्स हैं, हमें लगभग 2600 2685 से 88, 2685 से लगभग 2800, ये टारगेट्स हमको यहाँ पर दो जरूर मिल सकते हैं। लेकिन एक्सपोजर छोटा रखिए, और अगर आप फुल ऑन आने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक है, तो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस को फिर आप मिस मत करिएगा। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अपकमिंग बजट है, तो इस तरह इवेंट डेज में अगर आप कुछ भी पोजिशन प्लान कर रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुली रहना चाहिए उस समय पर, क्योंकि कुछ भी अलग और फिर सर्किट्स लगते हैं, आप चाहे वो अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो। ठीक है, परफेक्ट है। एक सवाल बस और आखिरी आपसे ले रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ है कि सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि क्या बात है संदीप जी के लिए आज मैं इनविजिबल हो गया हूँ क्या? अरे इनका सवाल लगता है छूट गया मैम। फायरिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। माफ़ी चाहता हूँ सौरभ जी, ऐसा नहीं है। आपका सवाल अगर छूट गया है तो आप भेज दीजिए, मैं आगे एक बजिंग स्टॉक्स की बात करके फिर आपका स्टॉक लेने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर हिमाद्री जी का सवाल ले रहा हूँ, फिर मैं बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ता हूँ। मैम ये पूछ रहे हैं कि क्या मैम कैन आई बाय वारी एनर्जीज एंड प्रीमियर एनर्जीज नाउ? अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो क्या उस करेक्शन के बाद सही मौका है दोनों में एंटर करने का? थोड़ा सा और रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक क्लैरिटी भी आ जाएगी मार्केट में, क्योंकि जिस न्यूज के अराउंड ये स्टॉक चलना शुरू हुए हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड, जो एनर्जी पर सोलर एनर्जी को लेकर के जो असमंजस कंडीशन आई थी, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, असमंजस से ज्यादा भी कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन असमंजस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट लाइक तो कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन जो आई थी, उसके लिए अगर हम 2-4 दिन दे देंगे, होगा कुछ नहीं, ये आपको अगले कुछ दिनों में मिलेगा यहीं पर, लाइक 470 और 700, ये 10% की रेंज में आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा कुछ और दिन। तो उतना अग्रेसिव बाइंग ना करते हुए थोड़ा सा समय दे दीजिए, ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमको भी मिल जाए कि हाँ ठीक है भैया, अब ये चीज पर साइन हो गए हैं। तो न्यूज, जब चीजें सिर्फ न्यूज में होती हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत फर्क होता है, तो अभी जी, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ नहीं है कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा रुक जाइए, इतना अग्रेसिवली बाइंग ना करें। अच्छा, ठीक है, मतलब दोनों के लिए ये राय है, दोनों में वेट कर लें। यस,
थोड़ा सा रुक जाइए। एनर्जी सेक्टर पे मैं खुद से बुलिश हूँ, मुझे लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स अभी अच्छा चलेंगे, लेकिन स्टॉक्स कौन से चुनने हैं वो भी बड़ी बात होती है। तो आप आज की डेट में अगर आपको कुछ लेना है, आप बजट कंस्ट्रेंट मत होइए, लेकिन इरेडा देख लीजिए, है ना? एंड देन यू कैन सी फॉर द कोल इंडिया, देन आपके जो इस पीएफसी वगैरह को देख सकते हैं। मतलब नॉट ऑल पीएसयूज, लेकिन ऐसे स्टॉक जो वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहे हो और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो, वैसे स्टॉक्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैम ये सेगमेंट का हमारे दर्शकों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे आपने एक रूबिकॉन रिसर्च बता दिया है, और कोई ऐसे स्टॉक जो आपके रडार पर हैं जहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? कोल इंडिया देख सकते हैं संदीप जी, कोल इंडिया ठीक ठाक ही लग रहा है। अभी भी 430 के आसपास है, तो यहाँ पर छोटे टारगेट है क्योंकि चल चुका है इसलिए, बट 440 से 455 के भाव हमको यहाँ पर दिख सकते हैं, और 405 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही। लेकिन तो थोड़ा सा चल गया है, इसलिए टारगेट थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी हम यहाँ पर चाहकर भी श्रिंक नहीं कर सकते। सो कोल इंडिया इज समथिंग दैट वी कैन लुक फॉर एज ऑफ नाउ। और अगर इन्वेस्टमेंट का आप आइडिया देख रहे हैं तो इरेडा को देखिए ध्यान से। इरेडा में आपको कुछ मिल जाएगा फॉर द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर माइंडसेट। तो मिड टर्म के लिए इरेडा मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। लेवल्स वही है, अगर आप पहला टारगेट देखेंगे तो 152, 170, एंड उसके बाद फिर ये जितना जाए आप उसको लेकर के चल सकते हैं। बट तैयारी इसकी ऐसी होनी चाहिए, आई थिंक मैंने बोला भी होगा कि आपका इसमें 120 रुपए का स्टॉप लॉस है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और जो एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी वो लगभग 130 के आसपास पड़ सकती है। तो पड़ जाए, अगर आपको अगर प्राइस आ जाए तो वहां पे थोड़ा बहुत एडिशन का व्यू रखिए। तो 3 तरह के ट्रेड्स यहाँ पर हैं अभी। एक वेरी बहुत एग्रेसिव ट्रेड जैसे रूबिकॉन, एक थोड़ा सा सेफर जिसमें कि आप 1 दिन का व्यू लेकर चल सकते हैं, दैट इज कोल इंडिया। देन इरेडा, जिसमें कि आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का एक व्यू लेकर के चल सकते हैं। और बीच में एसीसी एंड लोधा, ये 2 और स्टॉक्स है जहां पर बाइंग का व्यू शेयर किया था। ठीक है, तो परफेक्ट है। तो आपकी तरफ से रूबिकॉन रिसर्च एक एग्रेसिव प्ले है, इसमें आप लेवल्स नोट कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। इरडा में खरीदारी करने की राय दी गई, आपने 152, 160, 200 के लेवल्स दिए हैं, राइट? हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा एसीसी और लोधा, ये भी स्टॉक्स हैं जो कि आपको शो के दौरान बताए गए हैं जहाँ पे आप खरीदारी करें। बहुत शुक्रिया आपका मैम। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर? हाँ, देखिए हमारे मेंबर्स के पास तो डेफिनेटली स्टॉक्स रिकमेंडेशन के तौर पर स्टॉक शफल होते ही रहते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर। फॉर एग्जांपल एसीसी हमने अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड करके रखा हुआ है, इट्स अ डिस्क्लोजर, आपके साथ भी शेयर किया था। क्योंकि सीमेंट स्टॉक नहीं बदल सकते ना, एक व्यू है तो कहीं पर आपको एक वैल्यू बाइंग मिलती है। तो एसीसी जैसे स्टॉक, या फिर देयर आर मेनी स्टॉक्स, इरेडा जैसे स्टॉक्स हमने अपने मेंबर्स को रिकमेंडेशन के तौर पर दिए हो सकते हैं पास्ट में, या फिर शेयर भी किए जा सकते हैं। बट एज फार एज माई पोर्टफोलियो कंसर्न, तो मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो मैंने रिकमेंड किया है आज और वो पोर्टफोलियो में है। रेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप समझते हुए काम करिए। और जाते जाते एक और बात बोलना चाहती हूँ कि ये वाला जो बजट है बाकी बजट से अलग है, क्योंकि इस समय इस बार के ग्लोबल सेंटिमेंट्स उतने फेवरेबल नहीं है। तो अग्रेसिव बाइंग किसी भी बजट ओरिएंटेड होकर के स्टॉक्स में थोड़ा बचे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।